नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश, निफ्टी सेंसेक्स बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी, आईटी बैंकिंग एफएमसीजी शेयर्स में खरीदारी। नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर यही चलता रहता तो वो वहां बेचते कि भारत सस्ता हो गया है। एआई की रैली फेल होना आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा का दिलचस्प एनालिसिस। कहा, इंडेक्स नहीं, इनोवेशन से जुड़ी कंपनियों में आगे बनेगा ज्यादा पैसा। बिहार के बांकीपुर में जन स्वराज के प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज सिन्हा से आगे। दतिया में बीजेपी उम्मीदवार से आगे कांग्रेस के घनश्याम सिंह। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त। लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर जमकर हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास। प्रधानमंत्री के वीडियो ब्लॉक करने के मामले पर संसदीय समिति के सामने पेश होंगे मेटा, गूगल, एक्स और स्नैपचैट के प्रतिनिधि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर होंगे सवाल जवाब। पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले छात्रों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राज्य सरकारों को दिए एफआईआर वापस लेने के निर्देश। अगली सुनवाई में एसआईटी के मुद्दे पर होगा विचार। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। बृजभूषण बोले, झूठे आरोपों में फंसाए गए लोगों के लिए मेरा केस बनेगा उदाहरण। और देश के कई राज्यों में बारिश से बिगड़े हालात। केरल, गुजरात और असम में सबसे ज्यादा असर। असम में 85 और केरल में 8 लोगों की मौत। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खासतौर पर आज बाजार में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत हुई, जिसके बाद बाजार की क्लोजिंग को लेकर भारी कंफ्यूजन फैल गया। कैश और फ्यूचर्स की क्लोजिंग भाव में भारी अंतर होने से ब्रोकर्स परेशान हैं। क्या है डिटेल्स जानने के लिए अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे आज जो बाजार की क्लोजिंग में क्या कुछ हुआ और ये जो कंफ्यूजन है इससे पीछे वजह बताएं। बिल्कुल, देखिए दीपाली, क्या हुआ कि हमारा जो कैश जो था ना, वो सेशन जो था वो कैश लगभग 3-15 से अगर आप देखें एप्लीकेबल था। उस वक्त सारे कैश स्टॉक्स की ट्रेडिंग जारी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ओनली जो स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में हैं उनकी कैश ट्रेडिंग को शट कर दिया गया। लेकिन जब 3:30 पर उस कैश सेशन को क्लोज होना था, उसके बाद जब फ्यूचर्स के भाव आए, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे नॉर्मल तरीके से, उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी फ्यूचर्स 24661 पर आप देखें तो, यानी जो करीब करीब कल की क्लोज के मुताबिक भी करीब 60 अंकों का प्रीमियम कमांड कर रहा था, उसने उसी प्रीमियम को कमांड किया। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि लुक एट स्पॉट 390। मैं खुद जब 3 बज के करीब 32 मिनट के आसपास इसको देखा, मैं खुद चकरा गया। मैं फ्यूचर्स देख रहा हूँ 24,661 पे, प्रीमियम ये फ्यूचर्स देख रहा हूँ, स्पॉट आ रहा है 24,774 पे। ये हुआ क्या? ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई खास स्टॉक फ्यूचर्स ऐसा कर गया हो कि ये इतना बड़ा, अगर आप देखें, सब्सटेंशियल गैप हो गया है। अब हुआ क्या है कि कल जो निफ्टी फ्यूचर्स करीब 60 अंकों के प्रीमियम पे था, वो डिस्काउंट पे आ गया। लुक एट स्पॉट, वो यहाँ से करीब करीब 115 अंकों के प्रीमियम पे बंद हुआ है। इस पूरे मामले को समझते हैं। अब यहाँ से ये एरर क्या है, किस तरीके से भाव एडजस्ट होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ चंदन तापड़िया हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, और प्रशांत शाह हैं इस वक्त, जो कि डेरिवेटिव ट्रेड्स का एक लंबा अनुभव रखते हैं। प्रशांत, पहले मैं आपके पास आऊँगा। आप सिस्टम पे होंगे उस वक्त, आपको पहली फीलिंग क्या आई? ये एरर हुआ कैसे एस्टेब्लिश? इसको थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, पूरी तरह से अगर आप देखो, पहली बात तो ये आज पहला दिन है, ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो कैश इन्होंने जो स्टार्ट किया है, और है ये बिल्कुल F&O सेगमेंट के लिए पहले तो, है ना। सो 315 तक तो हमारे पास ऐसा है कि जो नॉर्मल चल रहा था उसी हिसाब से है। उसके बाद का जो सीन हुआ है, ये
कहीं ना कहीं कुछ एरर है, कंफ्यूजन है, लेकिन फ्रैंक ये है कि अभी किसी को पूरी क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो सेशन ऐसा था कि 3:15 से 3:20 ये लोग रेफरेंस प्राइस कैलकुलेशन वाला मेथड करेंगे, इस टाइप से ये पूरा प्लान हुआ है। लेकिन उसके बाद मुझे जहाँ तक अभी तक समझ में आ रहा है और जिस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, कोई एरर है ये कैलकुलेशन में, जिसकी वजह से ये सारा हुआ है। और अब इसको लेके आगे कैसे जाएंगे हम, क्लैरिफिकेशन की वेट करनी चाहिए, एक्सचेंजेस से क्या कम्युनिकेशन होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्पॉट ऊपर है, आप समझिए स्पॉट ऊपर है, यानी प्रशांत यही हो ना इसका सिंपली मीन, जो 3:15 पे मेरा प्राइस जो क्लोज हुआ कैश के स्टॉक का, है ना जी, उसमें और क्लोजिंग प्राइस में एक सब्स्टेंशियल डिफरेंट आ गया, इसका मतलब तो यही है ना, यानी अगर मेरे को इसको एरर को दूर करना पड़ेगा तो फिर मुझे 3:15 के प्राइस पे जाना पड़ेगा लौट के। मतलब ये अब थोड़ा सा ट्रिकी है ये। हो सकता है कि कोई सिस्टम में जिस हिसाब से इन लोगों ने, बिकॉज फर्स्ट डे था और वहां पे कोई कुछ बग एरर्स हो, तो किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे तो कम्युनिकेशन का वेट करना पड़ेगा। बट आइडियली वी शुड गो बैक टू 350। यस, आइडियली वी शुड गो बैक टू 315, क्योंकि उसके बीच का अगर आप देखें मैकेनिज्म मेरे को नहीं मालूम। मान लीजिए मैंने लिया हुआ है कैश का स्टॉक, मैं कैसे बिलीव करूं आपने क्या किया क्या नहीं किया। प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और इस बात को क्लैरिफाई किया आपने। चंदन, आपका ठीक क्या है, ये हुआ क्या 15 मिनट में, थोड़ा सा इसको अगर आपके पास सेंस हो तो बताइएगा जरा प्लीज। जी वीरू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज से बाजार में एक नया जो CAS यानी कि कैश ऑक्शन सेशन स्टार्ट हुआ है। ये कैश ऑक्शन सेशन का जो रीज़न है वो ये है कि यूजुअली मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में लास्ट के 30 मिनट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है। उस वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा कूल डाउन करके फेयर और ट्रांसपेरेंट प्राइस आए, तो उसके मुताबिक देखें तो 3:15 को आपके जो कैश के FNO के काउंटर है उनकी जो ट्रेडिंग एक बार बंद होगी। हालांकि जो फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर में आप देखोगे लगभग 208, 210 फ्यूचर के स्टॉक है, उनकी ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी 3:40 तक। निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सब में ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी। बट ये जो मेजर एडजस्टमेंट और मेजर जो चेंजेस रहेगा वो रहेगा केस के वो काउंटर जो FNO का पार्ट है। तो 3 सेगमेंट ध्यान रखिए, एक तो केस स्टॉक जो FNO नहीं है, दूसरा FNO मार्केट और दूसरा केस के काउंटर जो FNO सेगमेंट के। सो उन स्टॉक्स का 3:15 से 3:20 तो एक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा जब कोई ट्रेड नहीं रहेगा। 3:20 से 3:35 वहां पे ऑर्डर जाएंगे और ऑर्डर मैच होंगे, और जो हाईएस्ट जहां पे मैक्सिमम बायर और सेलर मैच होंगे वो आपका CAS प्राइस हो जाएगा, यानी कि 3:15 का रेफरेंस प्राइस वॉल्यूम वेटेज से लिया जाएगा। उसके बाद में 3:20 से 3:35 वो जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज था उसके हिसाब से CAS रहेगा। अब आज क्या हुआ, आज पहला दिन है और बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किए। यूजुअली रूल यही है, जैसे प्री ओपनिंग में क्या होता है कि जहाँ पे हाईएस्ट बायर सेलर मैच होते हैं वो प्राइस बन जाते हैं। तो आज हाईएस्ट बायर सेलर हुए ही नहीं और जो भी प्राइस था वहां पे ये एग्जीक्यूट हुआ। इसकी वजह से आप देख रहे हो कि सेंसेक्स आज 0.7% की बढ़त के साथ है, जबकि निफ्टी स्पॉट 1.6% के आसपास बढ़त है और फ्यूचर नीचे चल रहा है। तो जो सुबह 50 पॉइंट का प्रीमियम था फ्यूचर में, अभी फ्यूचर लगभग 115-20 पॉइंट का डिस्काउंट है। तो यूजुअली ये डिफरेंस कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब लिक्विडिटी हो जाएगी तो ये कंसर्न नहीं रहेगा। नहीं, कंसर्न नहीं रहेगा, लेकिन बात ये है ना चंदन कि मान लीजिए मेरे पास ICICI बैंक था, है ना, ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो तय होता है स्पॉट पे। मान लीजिए मेरी एट द मनी कॉल थी, वो तो कहीं की चली गई होगी, और फ्यूचर्स अगर आप देखें आपका अभी भी उसका डिस्काउंट में चला गया होगा। दिक्कत तो ये है ना। और चंदन, मेरे को अभी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पे नोटिस किया। हाँ जी, हाँ, बोलिए चंदन, बोलिए। जी वीरू, हमने यहाँ पे नोटिस किया कि फ्यूचर के प्राइस में ट्रेडिंग हो रही थी, तो और फ्यूचर में और ट्रेडिंग हो रही थी, ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही थी, तो वहां पे मूवमेंट नॉर्मल था। जबकि बिकॉज ऑफ द CAS स्पोर्ट के प्राइसेस में और इंडेक्स के प्राइसेस में जंप हुआ है। 2-3 चीज यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए हमें। पहले तो ये जो CAS है उसमें 3% प्लस माइनस से ज्यादा के ऑर्डर डाल नहीं सकते। पहली बार इसी वजह से हुआ है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इस बीच एक मैं बताता हूँ आपको बात, यहाँ पे 4 स्टॉक्स दिखाइएगा मुझे, जो जहां तक का आभास हो रहा है मुझे, इंडेक्स निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों स्टॉक फ्यूचर्स, मतलब दोनों के स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइस में अंतर किन 4 स्टॉक्स से आया है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर्स और ग्रासिम, ये 4 स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं उनके प्राइस बिहेवियर में एक बड़ा मिसमैच है।
और मैं देख रहा था ना, आज जरा निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स को रखिए, यानी जो स्पॉट करीब करीब 24,774 तक चला गया है, उसमें जरा प्लीज लेके आइएगा, उसमें आपको नजर आएगा एक्सिस बैंक, उसमें आईसीआईसीआई बैंक, उसमें आयशा मोटर्स और उसमें ग्रासिम। चंदन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे? अब चंदन अब ये बताइए मेरे को, मान लीजिए बिल्कुल बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। आप इस उदाहरण में आप यूपीएल को भी शामिल कीजिए, जिसका लास्ट मिनट में रिजल्ट आया था। हाँ ओके, यूपीएल भी रखिएगा। अब चंदन इसका निपटारा कैसे होगा, फाइनली निपटारा कैसे होगा? मान लीजिए मेरी कॉल का प्रीमियम, मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूं, मेरी रिसर्च टीम ने भी रखा है, मेरी रिसर्च टीम ने रखा है निफ्टी की 24,500 की कॉल जो कि 115 पे 13 पे क्लोज हुई है, लेकिन कैश के हिसाब से उसका प्राइस 274 होना चाहिए, है ना? अगर उसकी मैं इंट्रिंसिक वैल्यू लेके चलूं तो अब इसको एडजस्ट कैसे करेगा एक्सचेंज? अब अगर हमें लौटना होगा, इस एरर को दूर करना है, तो हमें किस प्राइस पे लौटना होगा? क्योंकि इस 15 मिनट में क्या हुआ हमें तो मालूम ही नहीं है, तो किस प्राइस पे लौटना होगा आपको? बिल्कुल लौटना तो 3.15 पे पड़ेगा, क्योंकि 3.15 के बाद में जो भी प्राइस हुआ था वो सिलेक्टिव ऑर्डर्स की वजह से हुआ था, क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं हुए थे। अब मेरे लिए आप जो बोल रहे हो एकदम सही बात है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक फैक्टर आप पे रखना चाहता हूं कि मैंने स्क्रीन पर नोटिस किया था कि यूपीएल के नतीजे आए, और ये जो लास्ट के 15 मिनट्स उन काउंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूपीएल में स्पोर्ट में ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, बट फ्यूचर में ट्रेडिंग थी। फ्यूचर एक बार स्पोर्ट से 10-12 रुपए ऊपर चला गया और फिर बाद में जाके 5-6 रुपए डिस्काउंट में चला गया। तो जिन काउंटर्स की स्पोर्ट में ट्रेडिंग नहीं है बट फ्यूचर में ट्रेडिंग है, वहां पे एक आर्बिट्रेज क्रिएट हो जाएगा, वहां पे एक मूवमेंट रहेगा। यूजुअली जिस हिसाब से सेटअप है और जिस हिसाब से पूरा इनका ड्राफ्ट पेपर है, उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि कैश मार्केट का। जी हाँ चंदन, एक बार आपके पास निफ्टी की जरा डॉक्टर साहब क्लोजिंग प्राइसेस मिलेंगे आपको? 24,700 की कॉल लेके आइए। चंदन, अगर मान लीजिए मैं राइटर हूं और मैंने 24,600 की एक्सपायरी की कॉल, इसमें यही चीज देखिए चंदन, कल एक्सपायरी है। अगर मैंने 24,600 की कॉल बेची है और निफ्टी स्पॉट क्लोज हो रहा है 24,774 पे, तो मेरा काम तो फिनिश है कल के लिए। अब ये कितने पे आई है? करीब करीब 20 रुपए पे। अब कैसे करना है ना चंदन, ये कैसे होगा फिर? ये क्लोज ठीक है? हाँ ये तो बिल्कुल वीरू आपकी बात सही है, ये तो ठीक है, ये क्लोज ठीक है। बिल्कुल वीरू आपकी बात सही है, बट मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा कि वीकली एक्सपायरी का मोस्ट ऑफ द मूवमेंट फ्यूचर के हिसाब से रहता है। इनफैक्ट मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, हालांकि मैं आपसे थोड़ी कॉन्ट्रा बात कर रहा हूं इस टॉपिक में, बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं पिछले कुछ महीनों से, फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से कैश के प्राइस का मूवमेंट रहता है। डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स, राइट? बट फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो मंथली रहते हैं और ऑप्शंस वीकली है, उसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम फ्यूचर को देख के वहां पे वर्क करते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, एज पर द डेफिनेशन। यदि मान लीजिए आपका 774 स्पॉट बंद हुआ है और फ्यूचर नीचे है, तो मेरा जो ऑप्शन बेचा वो क्या होगा? बट ये कहीं ना कहीं प्राइस मिसमैच की वजह से है, और यदि किसी का ऐसा होता है तो वहां पे बड़ा रिस्क हो सकता है। सो कहीं ना कहीं एक्सचेंज को वापस यहाँ पे वर्किंग करनी चाहिए और लिक्विडिटी पे फोकस करना चाहिए, तभी ये कंसर्न है और ये जो उलझन हुई है इसको समझने के लिए वो सॉर्ट आउट होगी। बिल्कुल। देखिए, अगर आप इन 4 स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे थे तो अब उनको ध्यान रखिएगा और वेट फ्रॉम सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एनएससी। हम एनएससी की साइड पे ध्यान रखेंगे, उनका क्लैरिफिकेशन आने दीजिए कि स्पॉट की फाइनली क्लोज कहाँ कंसिडर की जाएगी, ऑप्शन प्रीमियम्स का क्या होगा, और अगर हमें इस एरर को फिर से हटाना है तो हम कौन से प्राइस पे लौटेंगे। चंदन बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपाली बैक टू यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच वीरू सर आपका, और साथ ही साथ हमारे गेस्ट का भी। और ये जो कंफ्यूजन है, जिस तरह से जिक्र किया गया कि एक्सचेंजेस की तरफ से क्या कुछ क्लैरिफिकेशन आती है, इस पर नजर रहेगी। चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। राज्यों में उपचुनाव के नतीजों की, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। मतगणना के रुझानों के मुताबिक पटना में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट बांकीपुर उनके हाथ से निकल सकती है। यहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। प्रशांत की पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अपने पहले चुनाव के साथ प्रशांत पार्टी का खाता खुलता हुआ दिख रहा है।
आपको बता दें ये सीट 1993 से लगातार बीजेपी के पास रही है और नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद इस पर उपचुनाव हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये सीट पूर्व कांग्रेस विधायक को 2 साल की सजा होने से खाली हुई थी। यहां पिछले चुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा खड़े हुए थे, लेकिन इस बार आशुतोष तिवारी को टिकट मिला था। वहीं गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल 31,000 वोटों से जीत गए हैं। तो बांकीपुर सीट पर अब क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं आनंद अमृतराज से, जो कि जनसुराज ऑफिस के बाहर है। तो आनंद, अगर बांकीपुर सीट की बात की जाए तो क्या ये माना जाए कि नितिन नबीन की जो ये पारंपरिक सीट है अब बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा है। इस वक्त प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के बीच में है और वो लगभग जीत की ओर बढ़ चुके हैं और अब औपचारिकता बची हुई है और इस वक्त प्रशांत किशोर को हम दिखा रहे हैं जो समर्थकों के साथ पहुंचे हुए यहाँ पे काउंटिंग सेंटर है। रिजल्ट होते उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है और बीजेपी के विकास करेंगे जो बड़ा झटका है, क्योंकि बाकी पूरे एक ऐसा सीट था जहाँ पे पिछले 20 सालों से को नहीं विधायक हुआ करते थे और राष्ट्रीय बनने के बाद, राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने ये सीट खाली की थी, जिनकी जगह पर नीरज सिन्हा थे। टिकट होना चाहिए, लेकिन आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बीजेपी के उम्मीदवार पे लगभग हरा दिया है, जिसकी औपचारिक घोषणा क्रिकेट के बाद हो जाएगी। लगभग 17 से 18,000 वोट के माध्यम से अभी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और 4 राउंड अभी और बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि अब औपचारिकता ही है। लेकिन जनता पे बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़ा झटका है, लेकिन चूंकि बीजेपी के लिए जो बांकीपुर का सीट था वो एक परंपरागत सीट माना जाता है और बीजेपी इस सीट पर लगातार जीती आई है। जहाँ पर एनडीए के लिए सबसे मजबूत सीट में से एक माना जाता था और इस बार भी चुनाव प्रचार में एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशांत किशोर ने इन तमाम आगलनों को झुटलाते हुए जीत हासिल की और इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर। जी, शुक्रिया आनंद। जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि समर्थक यहां पर जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनसुराज पार्टी का खाता यहां पर खुल सकता है और महज जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये एक औपचारिकता ही बचा है इसका ऐलान होना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संसद की। लोकसभा और राज्यसभा में आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि जो अहम बिल है वो पास करने में सरकार को कामयाबी मिली है। आगे क्या कुछ लग रहा है सरकार की तरफ से, कोई खास रणनीति कि ये गतिरोध खत्म हो, कामकाज शुरू हो, या फिर ऐसा ही चलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कई बार पहले मौके पर हुआ है, हंगामे के बीच सरकार महत्वपूर्ण बिल पारित कराते रहेगी, विपक्ष के साथ बातचीत करने की कोशिश भी जारी रहेगी। लेकिन 11वें दिन भी लगातार जिस तरीके से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इतना जल्दी मानने वाला है। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया और मुख्य मांग ये थी कि छात्रों पर, प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसको लेके गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान दे। लेकिन वहां पे बयान लोकसभा में तो नहीं दिया, राज्यसभा में जब चर्चा हो रही थी तो वहां भी अमित शाह मौजूद नहीं थे। इसको लेकर हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से बार बार सदन स्थगित करना पड़ा और आखिरकार दोनों सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस बीच खास बात यह रही, कुछ महत्वपूर्ण बिल को यहाँ पे सरकार ने पेश किया और कुछ महत्वपूर्ण बिल को यहाँ पारित कराने में भी कामयाब रही। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाला जो विधेयक था उसको सरकार ने यहाँ पे पारित करा लिया लोकसभा से हंगामे के बीच। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिल था जो अध्यादेश के तौर पर सरकार ने लागू किया था, इसको बिल के तौर पर सरकार ने पारित करा लिया है। इन सब के अलावा बैंकर्स बुक एविडेंस बिल सरकार ने यहाँ पे पेश किया है। ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, डिजिटल बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको बैंक अदालतों में किसी मामले में साक्ष्य के तौर पर मान्यता दी जाएगी इस बिल के पारित होने पर। हालांकि बिल अभी पारित नहीं हुआ है, बिल को सिर्फ पेश किया गया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको एक कह सकते हैं कानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ पर हुई है। इन सब के बीच सरकार के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई है लोकसभा में, ताकि आगे कैसे रणनीति बनाई जाए, कौन कौन से बिल लाया जाए इसको लेकर के। लेकिन फिलहाल हंगामा थमने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में।
डिजिटल इंडिया में पढ़ाई, दवाई से लेकर कमाई सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसे में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन गया है। इसी पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में। शाम 5:57 पर जरूर देखिए डिजिटल भारत सुरक्षा की जरूरत। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।